सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब और उनके साथ साथ आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस प्रोग्राम का आमिर ज़िया साहब मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभार आप जोशे खिताबत में, जैसे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, बड़े बड़े दावे भी कर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं, ऐसे हमसे भी गलती हो जाती है, तो गलती माफ़ कीजिएगा आमिर ज़िया साहब। जी जी, इतना माशाल्लाह एकदम आपने बिल्कुल उठा दी बॉल ना, दोबारा छक्का मारा आपने। आमिर मतीन साहब भी हमारे दोस्त हैं बिल्कुल, और वो गालिबन नाराज हो जाएंगे कि यार किससे मिला रहे हैं आप ना। आमिर ज़िया वो बड़े आदमी है, आप माशाल्लाह आपका बहुत सियासी तजुर्बा है, आपका सियासी आप मईशत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। जनाब जनाब। तो नाज़रीन, आज बड़े अहम मामला है जिन पे हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इस अज़म का इयादा किया है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। और साथ ही साथ तैयारियां भी इस सिलसिले में हम देख रहे हैं। तैयारियां इस तरह से हो रही हैं कि जी लंदन में पीर या मंगल को, ये जो अपकमिंग मंडे या ट्यूसडे है, उस दिन एक इजलास नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने जा रहा है, क्योंकि जी इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें तरमीम की गई है और उसमें अब जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल कर दी गई है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जहांगीर तरीन और मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये कहा जा रहा है कि अब वो शायद अहल हो जाएंगे। खैर ये मामला आगे जाके क्या रुख इख्तियार करते हैं तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी की तैयारियां भी पकड़ ली हैं और इसी सिलसिले में वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी नजरें जमाए बैठे हैं। और इस सिलसिले में जो हुकूमत है वो खासी तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। एक ये मामला है। दूसरी, उन्होंने कल बड़ी अहम बातें की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी इसहाक डार के खिलाफ जो लोग बातें कर रहे हैं, जिनको उनसे प्रॉब्लम है, वो पार्टी छोड़ दें। यानी उनका इशारा एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि हमें अक्सर प्रोग्राम्स में दिखाई देते हैं उनकी मुआशी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए। तो इस जमात में एक चीज़ तो ज़ाहिर हो गई कि जहाँ पर आपका मुआशी इख्तलाफ या किसी किस्म का भी इख्तलाफ होगा उसको सराहा नहीं जाता, बल्कि आपको फ़ौरन डिस्करेज कर दिया जाता है। इस मामले पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम मामला है और वो मामला था मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब बन चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि जियाला मेयर आएगा, जिस तरह से वो ये कहा बार बार कह रहे थे कि हम आएंगे, हालांकि जो कैलकुलेशन थी और जो मैथ्स था उससे ये साबित होता था कि पीपल्स पार्टी पीछे दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक मुतनाज़ इलेक्शन रहा, लेकिन फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई। इसकी अगर हम गुड साइड देखें तो वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सूबाई हुकूमत भी उनकी है सिंध में, और कराची में भी अब मेयर कराची आ गए हैं, तो हम ये समझते हैं कि शायद अब वो बेहतर तरीके से मामला को आगे लेकर जाएं। फ़ंड्स के जो मामला हैं, मेयर्स को जो कि हम देख रहे हैं कि माजी में उस तरह से नहीं मिलते थे, इन तमाम मामला पर बात होगी। इसके अलावा एक और अहम मामला IMF से मुआहिदा जो कि 2 हफ्ते रह गए हैं उसमें, और 30 जून को इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या मुआहिदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी इसमें भी इख्तलाफात हमें दिखाई दे रहे हैं। IMF को बजट पर एतराज़ है और इसहाक डार साहब हमारे वज़ीर ख़जाना, उनको IMF पर एतराज़ है। उन्होंने काफ़ी सख्त किस्म की तनकीद की है जिस पर डिस्कशन भी हो रही है मुल्क भर में। ये तमाम मामला पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जिस सियासत के मामले में अभी क्या हलचल हो रही है सियासी सतह पर। तो नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह से हम अपने पिछले शो में भी बात कर रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, आपने कहा कि वो कैसे अहल हो सकते हैं। अब जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जिसमें तरमीम की गई है, उसमें तो हमें यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें ये कह दिया गया कि 5 साल जो है एक शख्स वो नाअहल रह सकता है उसके बाद, और उस डेट से जब उसको नाअहल किया गया होगा उस डेट से स्टार्ट होगी आपकी नाअहलियत, और उसके बाद आप अहल हो जाएंगे इंतखाबी अमल के। आप मेरा ख्याल है कि मुझे एतराज़ मेरा बनता था और मुझे एतराज़ करना चाहिए था। मेरा एतराज़ बरकरार भी है, लेकिन इससे पहले चूँकि जब आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर एक आइनी पोस्ट के बारे में एक एक्ट का सहारा लिया गया, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी एक्ट का सहारा लिया गया है, और वो एक कानूनी एक्ट है जो असम्बली पास कर रही है। असल मसला ये है कि आइन में चूँकि वाज़ेह नहीं था, और उसमें भी जब आर्मी चीफ का तकर्रुर था उसमें भी आइन में वाज़ेह नहीं था, तो फिर मामला एक्ट ला कर किया गया और आर्मी एक्ट अमेंड किया गया। यहाँ पर जो है एक बाकायदा इलेक्शन एक्ट को उसके अंदर एक अमेंडमेंट की गई और कहा यह गया है कि अगर किसी को नाअहल किया जाता है तो उसकी मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। तो
मेरा एतराज़ बरकरार है और तमाम चीज़ों को ठीक होना चाहिए। फिर बाकायदा 2/3 मेजॉरिटी जो है ऐवान की, वो आइन के अंदर इस तरमीम को बाकायदा दर्ज करे या फिर उसको निकाल दे, सिरे से निकाल दे। मुझे 62-63 पर एतराज़ रहा है और जो मेरा फरिश्तों का मुकर्रर किया था जनरल ज़ियाउल हक ने, उस पर कोई पूरा उतर नहीं सकता है, कोई भी नहीं उस पर पूरा उतर सकता है। ऐसा ढगोसला किस्म का बनाया था जिसमें हर शख्स बेईमानी करके झूठे फार्म भरकर वो जमा करवाता है और फिर मेंबर बन जाता है और फिर कभी भी आप उसकी जब चाहें उसको पकड़ लें, कान से पकड़ कहें कि जनाब आपने तो ये गलत भरा था। और ज़ाहिर है उसके अंदर इतना ज़्यादा अफराद रखे गए, इतनी ज़्यादा गुंजाइश रखी गई किसी भी शख्स को पकड़ने के लिए, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं था। 62-63 वैसे भी जिस तरह से जनरल ज़िया ने बनाया था उस तरह का नहीं बन सकता है, उसको पूरे को वापस लेना चाहिए, सिर्फ इसको ही नहीं वापस लेना चाहिए। ज़ाहिर है जब आइन में 2/3 मेजॉरिटी किसी पार्टी की कभी हुई तो वो ऐसा कर सकेगी। तो ये हो गया है और ये मुद्दत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है कि यह नाअहली जो है उसके लिए है 5 साल के लिए। तो अब इमरान खान को भी ताहयात नाअहल नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल। तो अब जहांगीर तरीन भी वापस आ जाएंगे और इसी तरह से जो है वो नवाज शरीफ के लिए भी रास्ता खोल दिया गया है। हम देखते हैं कि क्या इस रास्ते खुलने के बाद भी वो आते हैं, आए तो सही, बरसरे इल्ज़ाम ही आए, देखे तो सही। बिल्कुल सही है। आमिर ज़िया साहब, आप समझते हैं अगर एक चीज़ को इस फैक्टर को निकाल दिया जाए कि जी कानून साजी अपने फ़ायदे के लिए, जिस तरह से अपोजिशन भी कह रही है कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को इससे फ़ायदा होगा इसलिए ये कानून साजी इस वक्त में की गई है, इस फैक्टर को अगर निकाल दिया जाए तो आप समझते हैं कि जमहूरियत के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि एक अवामी नुमाइंदे को उसका जो हक़ है उससे इतनी ताउमर हयात, यानी आप कहेंगे ताउमर उसको नाअहल कर दिया जाए, उसके हक़ से महरूम रखा जाए, या अवाम को इंतखाब, उसके अवामी जो इंतखाब है उसको रद्द करने वाली ये बात है? मैं तो ज़रा सी आसान सी बात करूँगा ना, मुझे पेचीदा बातें करनी आती नहीं इत्तेफाक से। वो सूरत हाल ये कि मैं देख रहा हूँ कि जब से माशाल्लाह PDM की मेजॉरिटी वाली पार्लियामेंट आई है तो जितनी भी कानून साजी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि किस तरह से आप जो है वो बदनवानी की इंटेंसिटी को कम कर सकें, कैसे आप इदारों के हाथ पैर बांधें कि वो जो मुजरिम है उनको सज़ा न दिलवा सकें, या जो मुजरिम का जुर्म है उसकी संगीनी को कैसे कम कर सकें, उसको कैसे जो है आप जनाब रास्ता फराहम करें कि वो सियासत में दोबारा कम बैक करे। तो ये सारी कानून साजी हो रही है जो कि चंद अफराद और चंद ख़ानदानों के फ़ायदे के लिए हो रही है, जो मुझ जैसे एक आजिज़ की समझ में आता है कि आम आदमी के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही है। कानून साजी हो रही है शरीफ ख़ानदान की को सहूलत पहुँचाने के लिए। पूरी की पूरी पार्लियामेंट, ये हमारा जो निज़ाम है वो सहूलत कार बना हुआ है उसका ना। तो एक तो ये बड़ा, एक मेरे ख्याल में बड़ा एक पॉइंट नोट करने का है। दूसरा बात ये कि जनाब एक सवाल होता है कि जी 5 साल, मुझे ये बताइए कि अगर हमें पता हो कि किसी फर्म को पता हो कि फला शख्स ने गबन किया सही और वो उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, तो कोई कंपनी उसको एम्प्लॉयमेंट देगी? कोई कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आपके घर में आप मुलाजिम रखते हैं, आपको बताओ कि ड्राइवर जो है उसने मतलब किया है, बिल्कुल इस्लाम में है कि जी गुनाह की तलाफ़ी हो जाती है, अल्लाह मियां माफ़ कर देते हैं, पर वो गुनाह की करते हैं, जुर्म की तो इंसान ही करेगा ना, गुनाह और जुर्म में फ़र्क है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हर मुजरिम के लिए रास्ता खुल गया है और आप ये कह रहे हैं कि जी और जो भी आप कानून साजी करते हो माजी को देखते हुए कर रहे हैं कि आप जी माजी से तलाक होगा, उसका आज से नहीं होगा, माजी से होगा। तो इसमें भी आपको नीयत का फतूर नज़र आता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अब खैर लोग तो तालियां बजाएंगे हमारे कि जी मतलब है कि क्या ज़बरदस्त कानून साजी हो रही है और नवाज शरीफ साहब को चौथी बार बनाने के लिए वज़ीर आज़म, बड़े मज़े की बात है कि आइन का, कानून का, हर चीज़ को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, बिल्कुल भुरकस निकाल दिया उसका, ठीक है ना। तो इतना भुरकस निकाला गया है कि मतलब है वो आइन पहचाना नहीं जा रहा। फिर जिस तरह से ये आइन साजी हो रही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं कि वहाँ पर आपको जनाब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैं लगाई साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि 62-63 जो है उसमें टेंजिबल बातें नहीं हैं, उसको आप वाज़े कर सकते हैं कि जनाब टैक्स पेयर होना चाहिए, उसमें कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, अगर वो कन्विक्टेड हुआ किसी भी जुर्म में तो उसको पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, वो आपका कोई अखलाकी म्यार होना चाहिए। आप ये थोड़ी हो सका कि जनाब आप कहें जी मैंने लूटा मुल्क और मैं 5 साल मैंने लूट के उसको पैसे को ठिकाने लगाया, उससे मैंने कारोबार किया, उससे मैंने बैरून मुल्क जायदाद खरीदी और अब मैं दोबारा आके फिर करूँगा यही काम। ये कैसा मुल्क है? अच्छा, दुनिया भर में एक और मेरा सवाल है कि खैर पार्लिमानी जमहूरियत में मुशर्रफ साहब ने एक कानून साजी की थी कि जनाब 2 बार से ज़्यादा तीसरी बार नहीं होगा वज़ीर आज़म, इन्होंने आके उसको ख़त्म किया। आप देखें ओबामा 2 इलेक्शन लड़ा, माजी का हिस्सा हो गया,
बुश ने लड़ा 2 इलेक्शन माजी का हिस्सा हो गया। भाई अमेरिका में आप देखें मिसालें होती हैं, नई लीडरशिप आती है। यहाँ पर जनाब आप वो कहते हैं नक्शे कोहन पे क्या हम रहनुमा, जितने कोहन ज़दा रहनुमा उन पे अटके हुए, नक्शे कोहन पे अड़े हुए हैं और आईने 9 से डर रहे हैं हम। वो जो आईने 9 ये होता है कि जनाब नई लीडरशिप, नया ख्याल, नई सोच। तो मतलब है इतनी अच्छी जमहूरियत आपको और कहाँ मिलेगी लगारी साहब। अमूर में जमहूरियत गायब है, सिर्फ यत है। और वो यत किस चीज़ के लिए है? वो यत है कुछ ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। उसमें हमारा आपका हम लोग तो ऐसे ही मतलब है बातें करते रहते हैं और इसकी कोई अहमियत रह नहीं गई। आमिर ज़िया साहब, फिर पार्टी में एक ये मामला भी तो है कि जितने भी अहम इंतज़ामी ओहदे हैं वो आपके अपने ही जो ख़ानदान के लोग हैं उनमें बांट दिए गए हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं और उसके बाद हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा वो आपकी जी नायब सदर बन गई हैं बिला मुकाबला। और फिर जो सीनियर तरीन उनमें शख्सियात थी वो पीछे उनको धकेल दिया गया एक बार फिर साहब की इजाज़त से। मतलब लगाई साहब मैं और ये ज़्यादा अच्छा मुफस्सिल जवाब देंगे। मैं तो एक छोटी सी बात करूँगा कि आप देखें ना, आप ढोंग के ही इंतखाबात करवा लेते। भाई अगर आप जमहूरी पार्टी हैं, आप कहें जी हम जमहूरी रिवायत है, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में सदर के लिए मरीम नवाज लड़ेंगी, बिल्कुल, फिर उनको आप ठीक है नीचे आप लेकर आ देते। तो आप कुछ ढोंग तो करते जमहूरियत का, लेकिन ये लोग तो ढोंग के लिए भी तैयार नहीं है जी। ये लोग तो कहते हैं जी या तो खानदान के लोगों के समधी होगा, भाई होगा, बेटा होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा, या फिर वो चमचे टाइप की चीज़ें होती है बगल बच्चा जो होते हैं लोगों के वो होंगे जी। लगारी साहब ज़ाहिर है अब इतनी बातों के बाद जी मैं आमिर साहब से क्या बहस करूँ? नहीं, आप उनसे आपका नहीं मैं उनसे एक तो ये कि जितना ये मैथमेटिकल अंदाज में उन्होंने बनाया है ना सारा केस, हाँ, कि अब आप 2 और 2 4 होते हैं और वो भी इसी तरह साबित कर रहे हैं। अब मुझे कैसे मैं इसको 2 और 2 5 करूं या 2 और 2 3 करूं? मेरे सामने तो इस तरह की सूरत हाल है ना कि मैं इस तरह के साबित करूं। लेकिन एक तो ये है कि आपकी और अमेरिका की ऑब्जेक्टिविटी अलग है, आपकी और अमेरिका की स्ट्रगल की तारीख अलग अलग है, आपकी और अमेरिका की जहनी बलूगत की तारीख अलग अलग है। आपके और यूरोप कहीं और खड़े हुए हैं। जिस ज़माने में यूरोप जो है वो फलसफे पर बहसें कर रहा था, जिस ज़माने में रियाजी पर काम हो रहा था, जिस ज़माने में साइंस पर काम हो रहा था, जिस ज़माने में इजादात हो रही थी, जिस ज़माने में आवाज़ को एक बगैर किसी वास्ते के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था, हमारे यहाँ कहा जा रहा था नहीं हराम है, ये लाउड स्पीकर ही हराम है और अगर इसमें से जो आवाज़ पलट कर आती है शैतान की आवाज़ है, इसका इस्तेमाल नहीं करो। हम इस माहौल में परवान चढ़े हैं और हमारे यहाँ शहनशाहियत रही है। मुगल आ गए, 300 साल बैठे हैं, 400 साल बैठे हुए हैं, आगे अंग्रेज 1 सदी तक चले गए, आगे सारे को इस तरह से चले। हम वो गैप अगर खत्म नहीं भी कर सकते में थोड़ा सा तो आगे चल सकते हैं ना, 1-2 कदम आगे बेहतरी की जानिब जा सकते हैं ना। हम वो गैप नहीं खत्म कर सकते है कि चांद को कहते हैं छूने की ख्वाहिश, उन्हें पाने का ख्याल, जिंदगी अपनी इन्हीं बेकार ख्यालों में गुजरी यही तो हमारी तो मतलब है। लेकिन हम ख्वाहिश तो करते हैं, इन्हीं बेकार ख्यालों में जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी। ख्वाहिश करें, ऑब्जेक्टिविटी करें, आप सोच की आज़ादी तो लाए ना, आप फिक्र की आज़ादी तो लाए ना, आप इंसानों को बोलने की आज़ादी तो दें ना। वो तो नहीं है। आप सबसे बुनियादी चीज़ जो आपके पास मौजूद है कि नहीं है, आप महज इजहार कर सकते हैं। अगर आप आज़ादी इजहार का हक इस्तेमाल करते हैं तो आप उठा नहीं ले जाएंगे जी। नहीं, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है में आज़ादी है, हम बोल पे बैठ के जो मर्जी चाहे कहते हैं। क्या बात करें आप, शहबाज शरीफ साहब ने यही तो एहसान किया हम पे कि उन्होंने हमें जनाब आज़ादी दे दी बोलने की, और रोने की भी आज़ादी दी, चीखने की आज़ादी दी, बाल नोचने की आज़ादी दी। इतनी आज़ादियाँ मिल गई हैं, और क्या आज़ादी मांग रहे हैं? मेरे ख्याल में ये आज़ादियाँ रास आती हैं और इन्हीं आज़ादियों में से आमिर साहब रास्ता निकालते हैं और इनका बहुत बड़ा कमाल है कि ये ऐसा करते हैं। अच्छा, एक मैं ये समझता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित हो जाए कि ये शख्स बेईमान है, इसने चोरी की है, किसी भी तरह की कोई भी है, कोर्ट ऑफ लॉ ये साबित कर दे, तो फिर आप ये नहीं कर सकते हैं कि जनाब उसको ले आए और कहें कि हम आपको हार पहनाते हैं, आप 5 साल गुजार लिया आपने, ये 5 साल की ये इद्दत नहीं है भाई कि 5 साल की इद्दत गुजारें फिर आपका दोबारा इक़्तिदार के साथ निकाह हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। आप आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं, आइडियल सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है। फिर आप ये भैया एक साथ अक्रॉस द बोर्ड सब पर ये अप्लाई करें, तमाम लोगों पर, तमाम इदारों के ऊपर
पार्लियामेंट पर आप इतला करते हैं, आप एग्जीक्यूटिव पर इतला करते हैं, आप अदलिया पर इतला करें, आप सर्विसेज पर इतला करें, सब पर इतला करें। एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, आम आदमी पर, मुझ पर इतलाक होना चाहिए, हर आदमी पर एक जैसा इतलाक होना चाहिए। फिर सुभान अल्लाह, चलें, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कहें कि ये तो बहुत ही पाक है, मुकद्दस है और इसका तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, आपने नाम नहीं लेना, इधर इशारा भी नहीं करना है, और आप जानते हो, आप देखते हो कि जनाब किस तरह के असासे बने हुए हैं। एक महकमा जो है सिर्फ आखिरी दस्तखत की कीमत है उसकी, वो करोड़ों का मकान होता है, आखिरी दस्तखत करेगा अपनी ड्यूटी पर तो उसके मिलेंगे। तो भाई ये तो इस तरह के तो बहुत से फिर आप दरवाजे खोलेंगे ना। बिल्कुल। आप कहेंगे कि इसकी बात ना करो, बात ही नहीं करो भाई, हटे रहो, गुम करो अपनी शक्ल, तुम इस तरह के सवाल ही नहीं करो। और हम उसके साथ बात करेंगे जो पार्लियामेंट में आया है। बिल्कुल होना चाहिए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को साफ शफाफ होना चाहिए, और ये अमेरिका में भी होता है, बरतानिया में भी होता है, सारी दुनिया में होता है, होना चाहिए। ठीक। कोई करप्ट शख्स नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान में, किसी किस्म के ओहदे पर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन वो किसी और मनसब के लिए भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब अगर वो ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ, किसी किस्म की ब्यूरोक्रेसी में बैठा है तो बैठा रहे भाई, वो तो बादशाह है, बाबू बादशाह को कौन कुछ कहेगा। ये जिस तरह के फैसले होते हैं और जिस तरह के ये वो करते हैं जी, ये अरबों और खरबों के ठेके होते हैं, और उसके अंदर देने वाले जो हैं क्या क्या काम करते हैं, वो अगर खुल जाएं तो फिर पता चल जाएगा कि क्या है। असल बात ये क्रॉस द बोर्ड हो और पता चले कि पाकिस्तान के साथ होता क्या रहा है और हो क्या रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नज़ीर लगारी साहब। आमिर ज़िया साहब, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक में जा रहे हैं। बाद इलेक्शन एक्ट 2017 में एक और चीज़ भी है, वो ये कि सदर से इख्तियार ले लिया गया इलेक्शन की तारीख का और इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन अपनी माहौल भी देख कर ये कि इलेक्शन वाला माहौल बन सकता है नहीं बन सकता, उस मुताबिक डेट देगा। ये इस हवाले से क्या कॉमेंट होगा हमारे तज्जियाकारों का, ये हम ब्रेक के बाद देंगे। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम इलेक्शन एक्ट 2017 की हवाले से बात कर रहे थे, और इसमें एक नुक्ता तो हमने बहस में लाया कि जो ये कहा जा रहा था कि कुछ शख्सियात हैं जिनको इससे फ़ायदा होगा। नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल अब कर दी गई है। और एक और अहम मामला जिस पे हमने बात कर दी है वो ये कि सदर पाकिस्तान से इलेक्शन की तारीख का इख्तियार वापस लेकर अब इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। ये कहा जाता है कि ये पहले जब एक डिक्टेटरशिप थी, तब मार्शल लॉ था, उस दौर में सदर को ये इख्तियार उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन से लेके सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख का उन्होंने अपने पास ही इख्तियार रख लिया था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मामला पार्लियामेंट में जब ज़ेर बहस आया तो अब ये तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कब इलेक्शन होगा, और वो ये देखेगा कि मुल्क में इस वक्त क्या मुआशी सूरत हाल चल रही है, उसको देखते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आमिर ज़िया साहब, ये आप समझते हैं कि ये बेहतर हो गया? समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिर सदर के ओहदे की जरूरत क्या है, गवर्नर के ओहदे की जरूरत क्या है। अगर आप उसके पास सेरेमोनियल 2-4 चवन्नी बराबर भी आप उसको कोई इख्तियार देने पे तैयार नहीं है, तो आपने इतना बड़ा अमला क्यों रखा हुआ है? ज़ाहिर है कि वो अगर हेड ऑफ द स्टेट है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो आप सिंबॉलिक है, अनाउंस करना जो है कि सिंबॉलिक किस्म का एक वो इख्तियार है। तो पहले भी सिंबॉलिक है, अभी जब उन्होंने ऐलान किया था तारीख का तब भी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई थी। इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ था। तो अब ये अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये लोग कर रहे हैं ये बदनीयती से कर रहे हैं, और ये जो अधूरी पार्लियामेंट है इसने जितनी भी कानून साजी की आप देख लें कि उसमें या तो कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है या इनके सियासी जो अज़ाइम हैं वो पूरे हो रहे हैं। फिर मेरे ख्याल में इस पर यह भी बहस छिड़ी हुई है कि जनाब ये इस तरह की जो अमेंडमेंट्स हैं, क्या आईनी अमेंडमेंट है तो इसके लिए क्या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है? ये तो खैर लगारी साहब को ज़्यादा मेरे ख्याल में आइन के हमारे एक्सपर्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपको गालिबन 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी इस किस्म की आइन साजी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ कर रहे हैं उससे तनाज़े को बढ़ा रहे हैं। और आप देखिए कि बहुत से फिर कभी जब ऐसी पार्लियामेंट आएगी कि जो वाकई अवामी उमंगों का जिसको ख्याल होगा और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी वो अवाम के साथ जो है अलाइन होगी, ना कि ख़ानदानों के साथ या अफराद के साथ, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें अवाम के लिए करेंगे। इसलिए करेंगे कि जनाब जिससे वाकई इलेक्शन जो है इंतखाब साफ शफाफ हो रहा हो, जो आइन के मुताबिक हो रहा हो, वक्त के ऊपर हो रहा हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस मुल्क के मसले कुछ और हैं, आइन साजी कुछ और हो रही है। आप पाकिस्तान के टॉप 10 मसले क्या होंगे?
वो ये मसला है उन टॉप 10 में ये आता है कि जनाब के सदर के इख्तियारात इधर से उधर कर दिए जाएं, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार है उसको तो इस्तेमाल कर नहीं पा रहा जी, ठीक है ना। उसके हर जहाँ पे इंतखाब करा रहे हैं वहाँ पर मतलब है आपको तनाज़ा खड़ा हुआ मिलता है बहुत बड़ा, कि कोई हिमालय जितना। तो जब ये कुछ हो रहा है और उन टॉप 10 मसाइल में ये भी मसला नहीं है कि जी नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है, वो भी नहीं है, लेकिन कानून साजी उसी के लिए हो रही है। टॉप 10 मसले हमारे तालीम है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा बहुत बड़ा मसला है। कभी सुना आपने उस पर बात होते हुए कि हमें अंदर से वो चीज़ खा रही है। तालीम, आप तालीम को अगर आम कर दें, हकीकी मानों में तालीम से हमारे 10 मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जो आप ट्रांसजेंडर पे काम कर रहे हैं और जी फलां पे औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, आप लोगों को तालीम देते खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे टॉप 10 मसले उसमें ये मसला नहीं आता, ये तो टॉप 50 का भी मसला नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरान उनकी तरजीहात हम क्या कह सकते। लेकिन वही वाली बात आती है ना नज़ीर लगारी साहब, जब ऑपोजिशन नहीं होगी कौमी असम्बली में तो फिर आप अपनी मर्जी की कानून साजी अपने मुताबिक करते जाएंगे। नहीं, पहले तो अपोजिशन की शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपोजिशन को नहीं करना चाहिए था। तारीख की सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो अपोजिशन से हुई है। जो अपोजिशन में जाती है उन्हें एक दिन ही बैठे और कहा कि हम जा रहे हैं। मैं उस वक्त भी कह रहा था और अब भी कह रहा था कि ये उनका बहुत बड़ा तारीखी ब्लंडर है जो वो कर रहे हैं और उनको इसका भुगतना पड़ेगा, और उन्होंने भुगत रहे हैं। पहले ये जो हम शाराए दस्तूर पर चलते हैं और हम इमारतें देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है, बड़ी पुरशको इमारत है। पहले तो ये पिंक होती थी, अब ये ग्रे कलर की हो गई है। फिर आगे बारिश आपका रंग उसका वो कर दिया ना बरसात में। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, फिर पार्लियामेंट हाउस है, फिर उसके बाद आती है प्रेसिडेंसी। तो पुरशको इमारत है और बहुत ज़बरदस्त इमारत। तो फिर आप इस इमारत को, और इसके अंदर अमला आप देखें तो सही अरबों में जाता है, इसकी तनख्वाहें जो अमला है उसके अंदर। अच्छा। और अरबों में जाता है उसका बजट। आप हैरान होंगे कि जनाब उसका तो इतना बड़ा अमला, इतनी बड़ी चीज़ें, और जिसने ये तक ना करना हो, एक कलम उठाकर उस पर दस्तखत ना करने हो, उसके लिए आप इतना बड़ा अमला रख कर बैठे हुए हैं। सही कह रहे हैं आमिर साहब। फिर क्यों आपने इतना बड़ा अमला बिठा रखा है? क्यों इतना बड़ा एक बिल्डिंग है, बहुत शानदार किस्म की बिल्डिंग है, इसको किराए पर दे दें, इसका और ज़्यादा फायदा होगा। ये इख्तियार दे दे, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ सदर को इख्तियार दे दें, मैं कह रहा हूँ थोड़े बहुत इख्तियार दे दें। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप मेहरबानी करें, मेरे हाथ में नहीं है, पार्लियामेंट के हाथ में, वो करे। लेकिन मसला ये है कि इख्तियारात होते हैं और सेरेमोनियल इख्तियारात भी होते हैं, लेकिन और पार्लियामेंट के एक तमाम इदारों से, तमाम पार्लियामेंट के जितने हाउसेज हैं, तमाम असम्बलियाँ, तमाम सेनेट, कौमी असम्बली, सब मुंतखब करते हैं उसको, और हम उसको मुंतखब करने के बाद कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि आप पार्लियामेंट निज़ाम की हैयत को तब्दील करें, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट को बेतौकीर नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ, बेतौकीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और मामले पे नाज़रीन हम बात करेंगे, मेयर कराची के इंतखाब की, जो कि फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही थी कि जियाला मेयर इस बार आएगा, और वही हुआ। हमने देखा कि 173 वोट्स के साथ मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो मेयर कराची मुंतखब हो गए, और 160 उनके जो सामने मद्दे मुकाबिल थे नईमुर रहमान साहब, उन्होंने 160 वोट हासिल किए। अब ये कहा जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से और उनके हिमायती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि धांधली हुई है मेयर के इलेक्शन में। हमारे 30 चेयरमैन हैं जिनको गायब किया गया था, और उसके बाद जो हमने देखा इस इलेक्शन में काफ़ी, उसके बाद जो जमात इस्लामी के कारकुनान थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे, उनमें तसादुम भी हुआ, मैदान जंग बना रहा वो इलाका। हमने देखा उस दिन जो सारी सूरत हाल रही, काफ़ी कशीदा सूरत हाल थी। अलबत्ता मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया, और अब जमात इस्लामी ये कह रही है कि हम जो ये चैलेंज है इसको चैलेंज किया जाएगा इस इलेक्शन को। साथ ही साथ जुमेरात को एक दरख्वास्त भी दी गई थी बल्दियाती तरमीमी एक्ट के हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से, और उस पर अगर वो दरख्वास्त मंजूर हो जाती है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, तो ये कहा जा रहा है कि ये मेयर और डिप्टी मेयर का जो इंतखाब है वो कलअदम करार दिया जाएगा और पुराने कानून के मुताबिक ये दोबारा इंतखाब होगा। ज़िया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो अभी इलेक्शन वाला सारा मामला हुआ मेयर का? देखिए, तनाज़ों पे तो हम लोग इतनी बात कर चुके हैं कि जो एकदम नंबर गेम चेंज हुआ, तो मेरे ख्याल में हमारे सुनने वाले भी बोर हो गए होंगे। तो मैं इससे ज़रा आगे बात करता हूँ कि चले मुबारक को मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, एक यंग लीडरशिप है ना, एक यंग लीडरशिप आ गई, और वो कैसे भी आई हम इस पे बात नहीं करते ना। अब उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं? अब बाद लोग ये कहते हैं कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी सूबे में भी और यहाँ पर भी है तो उनको ज़रा सी आसानी होगी, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनको ज़रा से ज़्यादा फंड मिल जाए और वो ज़्यादा सड़कें बनवा दें, वो भी अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी वो,
लेकिन उनका हकीकी चैलेंज ये होगा कि क्या वो जो है पावर्स को, इख्तियारात को डिवॉल्व करवा पाते, नहीं करवा पाते। ठीक है। बहुत सारे मैं समझता हूँ कि शहरी हुकूमत के जो राइट्स थे उनको जो है उन पर कब्जा कर लिया गया सूबाई हुकूमत की तरफ से। मसलन कि एक वो आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उसके तहत अब ये काम जो है ये सूबे का नहीं होता, उसके सदारत जो है सीएम को नहीं करनी चाहिए। आप कराची डिस्पोजेबल जो भी आपको बनाना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोर्ड बना दें, उसके तहत काम हो रहा हो, तो वो इख्तियार क्या कराची को वापस मिलता है। एक बनाए जी सिंध हाई डेंसिटी बोर्ड, हाई राइज डेंसिटी बोर्ड ना, कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग कराची में ही बनती है, तो खुदा के लिए वो इख्तियार भी आप कराची के मेयर को दे दें, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तीसरा बहुत बड़ा एक वो है कि जनाब जो है आपका वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो क्यों आपने लिया हुआ है, वो भी आप दे दें उनको। फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आपको चाहिए कि लाड़काना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, ताकि हमेशा जो माजी में हुआ करता था कि ये मेयर के इख्तियारात होते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो पुलिस भी मेयर के इख्तियार में आती है, तो आप मेयर को एम्पावर करें। और यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं कि जी मेयर जो है सिर्फ 34% कराची का वो है जिम्मेदार है, क्योंकि बाकी तो कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड है, कहीं पे DHA है, कहीं पे KPT है, कहीं और वफाकी इदारा है, रेलवेज़ है, तो वहाँ पर भी हमें ज़रूरत है कि जनाब वो इख्तियारात जो हैं, वो ज़मीनें जो हैं मेयर के अंडर में हैं और मेयर इलेक्टेड हो। क्या आप ऐसी कानून साजी करवाएं लगारी साहब, आपकी बड़ी बात सुनी जाती है, वजन है आपकी बात में, हम तो हीच मदा, ठीक है ना, वो ऐसी कानून साजी करें कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा हो मेयर का, हम मेयर के लिए वोट दे रहे हो। जब दुनिया के और ममालिक में होता है, आप देखें ना, मैं तो मुझे बॉम्बे कहता हूँ, मुंबई नाम ही नहीं चढ़ता मैं तो, मुंबई का आप देख लें, दिल्ली देख लें, हमारे पड़ोस की बात करें, और फिर जितने बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क है, लंदन है, मेयर बहुत ताकतवर होता है, वो सिंबल होता है, फादर ऑफ द सिटी होता है, तो उसको जो है मजबूत करना जो है। और क्या मुर्तज़ा वहाब साहब वो मजबूती ला पाते हैं या नहीं ला पाते, वो लड़ेंगे अपनी लीडरशिप से, उनको कायल करेंगे कि खुदा के लिए कराची को क्या तमाम शहरों को इख्तियारात दें। सूबाई हुकूमत जो है वो मतलब है जिस तरह सूबाई हुकूमत ताना देती है कि नाक बनकर बैठ गई है वफाकी हुकूमत हमारे इख्तियारात पे, तो सूबाई हुकूमत भी नाक बन के ना बैठे, बल्कि इख्तियारात को डिवॉल्व करे, लोगों को ताकतवर करे, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाए। लगाई साहब यही आगे आपका कमेंट मुझे ब्रेक की जानिब जाने का कहा जा रहा है इसी मामले पे मेयर कराची पे, क्योंकि लगारी साहब भी बात करना चाह रहे थे। तो नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मेयर कराची के इंतखाब के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि नज़ीर लगारी साहब भी अपनी जो बात थी, ताकि हम इस टॉपिक को क्लोज करके आगे बढ़ें। पता नहीं आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, मुझे इसी पर बात करनी है। बात यह है कि ये सारी बुराइयां जो हैं, कि जो सब कुछ कराची का बखेर दिया गया और कराची का वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बना दिया गया, कराची से पानी की और सफाई का सारे मामला अलग कर लिए गए। इस बीमारी को जनरल ज़ियाउल हक ने किया था, तो उन्होंने अपने दौर में ये सब कुछ वाटर बोर्ड अलग बना दिया था और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अलग बना दिया था, और वो उस KMC से अलग कर लिया था। उनको अपनी चीज़ें थी, वो अपने तौर पर सोच रहे थे। और ये जो मुंतखब नुमाइंदों को कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के मेम्बरान से प्रोजेक्ट लेने और उनसे प्रोजेक्ट बनवाने का, भाई वो मुंतखब होते हैं कानून बनवाने के लिए, आप उनको जो है उठा कर देते हैं कि जी लें 50 करोड़ आपके हो गए, 50 करोड़ आपके हो गए, 1 अरब आपके हो गए, 2 अरब आपके हो गए, लें आप जाएं अपने इलाके में डेवलपमेंट करें। तो ये भी जनरल ज़ियाउल हक ने, ये मुसीबत इस मुल्क में नाज़िल की थी जनरल ज़ियाउल हक ने, बहुत सी मुसीबतें जनरल ज़ियाउल हक की लाई हुई हैं, और ये अरकान को अपनी हाथ में रखने के लिए सब कुछ किया गया। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि एक बलूचिस्तान के एक रुकन के लिए मालूम हुआ कि वो कोई अरबों करोड़ों से मामला निकल गया था, अरबों से भी निकल गया था, पता लगता था कि वो खरबों तक चला गया मामला, इतने उनको पैसे दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें अगर वो पैसे जो वो रुकन असम्बली था जिस हल्के से था, अगर वो पैसे उस हल्के में लगे होते और वहाँ के बलदियाती इदारों के पास होते, वहाँ पर बाकायदा काम हो रहे होते, तो वो पाकिस्तान का सबसे खुशहाल खित्ता बन जाता। तो हुआ ही नहीं। अब हमारे यहाँ भी जो पैसे आप देते हैं कि जाकर अरकान असम्बली को, 40 अरकान असम्बली हैं पंजाब इससे कराची शहर में, और 20 अरकान कौमी असम्बली हैं, 60। अब इन 60 अरकान को अगर आप देते हैं, एक मजमूई रफ आइडिया कि 2-2 अरब रुपए देते हैं, तो 120 अरब अगर इनको दे रहे हैं, तो वह खुदा के वास्ते यार वो इसको तो बल्दिया उस्मा को दे दो, वो अपने हिसाब बनाए, बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जो कुछ करना है उसने करे वो।
और डिवोल्यूशन होनी चाहिए पावर्स की। मैं हमेशा आमिर साहब के इस नुक्ता नज़र का हामी रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि थर्ड टियर ऑफ द डेमोक्रेसी जो है हम उसको बिठा दें और वो मोहताज होकर देखे कि सूबाई महकमा बल्दियात का जो है वो क्या वो जारी कर रहा है, उसके लिए फंड जारी करता है कि नहीं करता है, और KMC वालों को तनख्वाहें मिलती हैं नहीं कि मिलती हैं, जो अपने लोगों को हाँ गलत भर्तियाँ हुई हैं आप निकाल दें लोगों को, और आप लोगों को बताएं, एतमाद में लें कि जनाब इस दौर में ये हुआ है, इतने लोग गलत भर्ती किए गए हैं और हमारे ऊपर या हमारे ख़जाने के ऊपर बोझ है, आप बिल्कुल वो कर दें। लेकिन आप उनके लिए कोई मुतबादिल छोड़ते हैं लोग। जाहिर है आप लोगों को अगर निकालेंगे कोई उनके बारे में ये भी सोचें कि उनका मुतबादिल कोई ना कोई बंदोबस्त कोई ना कोई रोज़गार होना चाहिए। लेकिन आप ये पैसे जो लोग देते हैं, जो शहरी देते हैं, कराची में एक एक रुपया जो है वो शहरियों का होता है, सिंध में जो हम खर्च करते हैं वो शहरियों का होता है, और पाकिस्तान में जो हम करते हैं वो शहरियों का ही होता है। वो सारे का सारा पैसा लोग देते हैं, और लोगों का दिया हुआ पैसा अगर हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं, यानी आप जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, अगर भाई बना दें वो बोर्ड, अगर कराची के मेयर के अंडर में होगा तो वो मेयर बैठकर इस चीज़ को देख भी रहा होगा। लैंड कंट्रोल की बात की उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है। जब कराची के KMC के पास लैंड कंट्रोल ही नहीं है शहर का, तो वो क्या करेगा? मेयर कराची का नहीं होता है, वो तो एक चंद इलाकों का मेयर होता है, जो भी मेयर होता है। वहाँ पर जो KDA की स्कीम्स हैं वहाँ तो मेयर अपने मामले में कुछ भी नहीं कर सकता है, ना वो LDA ना MDA ना कंटोनमेंट, किसी मामले में भी उसकी तो कोई अमल दखल नहीं होता है। तो मेयर क्या करेगा बेचारा? मेयर बनने के बाद क्या, कौन से उसके तमगे लग जाएंगे, कौन से उनके जो है वो हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें करनी चाहिए मौजूद है, और इन मसाइल को हल करना चाहिए। लैंड कंट्रोल एक जगह पर रखना चाहिए। अगर तमाम इदारे रखना भी चाहते हैं अपना लैंड कंट्रोल, तो एक मरकजी बारी बना दी जाए जिसमें हेड जो है वो मेयर कराची करे, और फिर वो बैठ कर तय करे कि जनाब आप डेवलपमेंट में आप इतना हिस्सा डालें, आप इतना हिस्सा डालें, और आप इतना पावर दें उसको। जी बिल्कुल, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। एक और अहम मामला ना ये कि जिस तरह से कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि शेल कंपनी अपनी यहाँ पे बिज़नेस बंद करके पाकिस्तान में, बड़ी डिप्रेसिंग ये न्यूज़ आई हमें कि शेल कंपनी अपना बिज़नेस बंद करके पाकिस्तान से जा रही है। अब ये वो कंपनी है जो पाकिस्तान जब बना था तब से हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन आज इसकी क्लैरिटी दे दी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने। उन्होंने कहा कि शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं करी, बल्कि वो इस कंपनी के जो शेयर हैं वो बेच रही है किसी फ़ॉरेन इन्वेस्टर को। तो ये एक अच्छी थोड़ी सी खबर आ गई। अब ये हुआ कि जो एक क्लैरिटी थी वो आ गई, और जो इस तरह की खबरें थी, जो मनफी खबरें थी मईशत के लिए, वो दम तोड़ गई। साथ ही साथ हमने बात की थी कि जी IMF से मुआहिदा 2 हफ्ते रह गए हैं IMF से मुआहिदे को, लेकिन अभी तक हमें दूर दूर तक असरात नहीं दिखाई दे रहे। और साथ मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अगर हमारा IMF के साथ मुआहिदा नहीं होता तो हम दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन इसहाक डार साहब के जो दावे हैं वो कुछ अलग ही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आमिर ज़िया साहब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुख्तसरन इस पर कमेंट कर दें। तो मुख्तसरन ये कि सोवरेन डेट डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि जो आपके मल्टीलैटरल और बायलैटरल वो लेंडर्स हैं वो पाकिस्तान को रोल ओवर दे देते हैं, तो गालिबन वो आपको ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन IMF मुआहिदे का ना होना, अब आप जो कुछ ये डार साहब जो है मेरे ख्याल में धमकी आमेज़ रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, उस पर आपको हंसी भी आती है। जो आपने भी जुमला कहा था ना कि वो IMF नहीं मान रहा है, या डार साहब IMF से नाखुश हैं। बात ही कि IMF तो अफोर्ड कर सकता है हमसे नाराज़ होना, हम नहीं कर सकते, हमें चॉइस नहीं है। तो मैं तो इसहाक डार साहब जो हैं उनका रवैया, जो उनका 30 साल का तजर्बा था, वो जिसमें फ़ख्र किया करते थे कि जी मुझे बड़ा IMF को डील करने की आदत है, वो एक्सपोज हो गया है। हाँ। और उसकी वजह से जो ज़ाहिर है कि जिस तरह से उन्होंने मईशत चला रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बजट बनाया, उस सब भी हम कह रहे थे कि जी आज के हालात में एक्सपेंशनरी बजट जो है वो सूट नहीं करता, उन्होंने वही दिया है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से आप IMF के साथ डील कर सकेंगे। इनकी पॉलिटिक्स हावी आ रही है। जो नई गवर्नमेंट आएगी, अगर इंतखाबात हो जाते हैं उसके बाद आप देखिएगा कि नया प्रोग्राम हमारा उनसे डील होगी, इसकी शायद और ज़्यादा सख्त होंगी और हम लोग और ज़्यादा मुश्किल में होंगे। ठीक है, लगारी साहब आप भी कमेंट बता दें कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं, उसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं है। और पाकिस्तान को बहरहाल इस सूरत हाल से बचना है। और IMF आपसे बहरहाल वो ऐसा नहीं है कि खुश है, और IMF कभी भी खुश नहीं होता है। IMF के अपने ख़ास एजेंडा भी होता है, ऐसा नहीं है कि एजेंडा नहीं होता है। हम जैसे गरीब मुल्कों के लिए उसका ख़ास एजेंडा होता है, और ख़ास एजेंडा यही होता है कि इनको इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट न बनना दिया जाए
कि ये जो है अपने हमारी डिक्टेशन के बगैर काम करें। उनको आगे बैठकर उनका मॉनिटर जो है, उसका उस्ताद जो है, जो उसका मास्टर है, वो उसको डिक्टेशन देता है और वो हमारी गर्दन पकड़ लेते हैं। अब भी हमारी गर्दन फंसी हुई है और इस पर मुस्तजाद ये कि ये हो रहा था कि आपके साबिक वज़ीर ख़जाना बाकायदा IMF को मैसेजेस भेज रहे थे अपने वज़राए ख़जाना के जरिए कि जाओ भाई उसको पैगाम करके बोलो ठीक है कि हमारी इमदाद रोक दो, हमें नहीं देना है, आप ये प्रोग्राम ना दें। बाकायदा शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को, झगड़ा साहब को कहा था तैमूर को कि ना करो ऐसा। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम करेंगे कि मईशत के बारे में जो हमारी IMF के साथ मुआहदा होने वाला है, मुआहदा आगे होता है या नहीं होता है, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।